नमस्कार साथियों, ग्रामीण डिफेंस एकेडमी सीकर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुखवीर विरदी आज अपने इस सीरीज़ के अंदर कुछ 15-20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एयरफोर्स और नेवी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो अपने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक चीज और ध्यान रखना, इसमें साथ साथ में आपको साथ साथ जो कोई भी क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड छोटे मोटे जो और क्वेश्चन बनते जाएंगे वो भी बताता रहूंगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास? द यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इन एसआई सिस्टम। तो अपने पास जो सरफेस टेंशन होता है, सरफेस टेंशन मतलब पृष्ठ तनाव, इसकी यूनिट क्या होती है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो सरफेस टेंशन होता है उसका जो फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन का, वो होता है फोर्स अपॉन लेंथ, बल बटे लंबाई। ये सरफेस टेंशन का सामान्य फॉर्मूला है। यहां से अगर अपने इसकी यूनिट देखते हैं तो फोर्स की यूनिट होगी अपने पास न्यूटन और लेंथ की यूनिट क्या हो गई? मीटर। तो सरफेस टेंशन की जो एसआई यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर होती है। एक इसके साथ साथ आप ये भी ध्यान रखना, अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, तो सरफेस जो टेंशन होता है वो डिक्रीज होता है। ये भी सरफेस टेंशन से रिलेटेड कुछ ठीक क्वेश्चन है। तो अपने ऑप्शन में देखते हैं, इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। ऑप्शन फर्स्ट में है डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये नहीं होगा। ऑप्शन जो दूसरा है वो आ चुका है न्यूटन पर मीटर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट आंसर। अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ चलें तो डाइन पर सेंटीमीटर, डाइन पर सेंटीमीटर भी इसकी यूनिट है, लेकिन ये एसआई नहीं है, ये सीजीएस है। और हमसे पूछा क्या जा रहा है? एसआई यूनिट। सो आंसर हमारा होगा सेकंड। ऑप्शन जो थर्ड है वो भी इसकी यूनिट है, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है, ये सीजीएस यूनिट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट को चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? ए बॉडी हैविंग जीरो वेलोसिटी विल नॉट नेसेसरी हैव जीरो एक्सेलरेशन। दैट इज, किसी पिंड की वेलोसिटी शून्य होने पर उसका एक्सेलरेशन शून्य हो, यह आवश्यक नहीं है। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप ऐसे वर्टिकल ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो टॉप पॉइंट पर क्या होता है? उसकी वेलोसिटी तो जीरो होती है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, एक्सेलरेशन जी होता है। अर्थात यहां वेग जीरो हो, वहां पर एक्सेलरेशन का जीरो होना कोई आवश्यक नहीं है। तो देखें तो अपने पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहा है। बाकी ऑप्शन अपने और चेक कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है अपने पास कि किसी पिंड की वेलोसिटी शून्य होने पर एक्सेलरेशन आवश्यक रूप से शून्य होगा। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा हमारे पास। देखो, वेलोसिटी अगर जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है। ऑप्शन थर्ड क्या है? ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड कैन हैव ओनली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखो, कोई भी बॉडी जो है समान चाल से चलेगी तब उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं होता, एक्सेलरेशन जीरो ही होता है। क्योंकि जब स्पीड अपने पास यूनिफॉर्म कांस्टेंट है तब उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होगा। इसने कहा कि एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म। ये भी रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो। ऑप्शन थर्ड की तरफ भी चलते हैं। ठीक है। कोई पिंड जब असमान वेग से गति करता है, असमान का मतलब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन कर रहा है,
तब उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होता है, दैट इज उसका एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि उसका मोशन कैसा है, उसकी स्पीड बदल रही है, तो उसके पास एक्सेलरेशन होगा। जबकि ऑप्शन क्या कह रहा है कि उसका एक्सेलरेशन शून्य होगा, तो ये भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है। अगला अपने नेक्स्ट, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, कोई कार सीधी सड़क पर चल रही है, हॉरिजेंटल रोड विद ए स्पीड, कोई भी कार है वो एक सीधी रोड पर चल रही है वी नॉट स्पीड से। इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड इज, अपने पास इसमें म्यू ले लेते हैं अपने, थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है टायर और रोड के लिए वो हमारे पास म्यू होता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए अपने को, वो मिनिमम डिस्टेंस चाहिए ताकि कार को क्या किया जा सके, स्टॉप किया जा सके। इसका मैं थोड़ा डायग्राम बनाता हूं, देखो ऐसे मान लो कोई कार है चल रही है, किस स्पीड से चल रही है, वी नॉट स्पीड से। आप लोगों ने ये बताना है कि कितना आगे डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाएगी, और आपको फ्रिक्शन जो कोफिशिएंट है वो आपको दे रखा है म्यू। तो एक चीज ध्यान रखना, जब कार इधर चलेगी तो फ्रिक्शन फोर्स आगे से क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। और जो फ्रिक्शन फोर्स का रिटार्डेशन होता है, अर्थात हमारे पास घर्षण बल का अगर अपने को क्या करना हो, मंदन कैलकुलेट करना हो, अर्थात फ्रिक्शन फोर्स किस रिटार्डेशन से बॉडी को या कार को रिटार्ड करेगा, तो वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन उस कार का मास। और ये कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, और फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू आर अपॉन एम, और आर की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, एम जी अपॉन एम, एम से एम, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स जो बॉडी को या कार को रिटार्ड करेगा वो किससे करेगा, म्यू जी से करेगा। तो ये तो आ चुका है मंदन रिटार्डेशन। अब देखो जब कार यहां रुक जाएगी तो कार की फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है वी नॉट, फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो। और रुकने से पहले ट्रेवल की गई डिस्टेंस अपने क्या कर लेते हैं, एस लेट कर लेते हैं, जो अपने को कैलकुलेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, और रुकने से पहले ट्रेवल डिस्टेंस क्या है, एस। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी पता हो, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी हो, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, जो क्या होती है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां ये जो v है ये फाइनल वेलोसिटी है, और जब कार रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, वो हमारे पास क्या है, वी नॉट, तो वी नॉट का स्क्वायर हो गया प्लस 2, ये जो a है ये यहां रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन है तो इसकी वैल्यू अपने माइनस में पुट करेंगे, तो ये हो गया माइनस का म्यू जी, और रुकने से पहले ट्रेवल की गई डिस्टेंस क्या हो गई, एस होगी। इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ चुकी है वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू म्यू जी इंटू एस। सो रुकने से पहले ट्रेवल की गई जो डिस्टेंस होगी उसका फॉर्मूला क्या बन गया, वी नॉट स्क्वायर पॉन 2 म्यू जी। ये आप फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि कोई भी कार किसी स्पीड से चल रही हो और फ्रिक्शन उसको अगर रोक रहा है तो रुकने से पहले ट्रेवल की गई जो डिस्टेंस होती है उसका फॉर्मूला होता है वी नॉट स्क्वायर पॉन 2 म्यू जी। इसको हम स्टॉपिंग डिस्टेंस भी कहते हैं, अवरोध दूरी भी इसको कहते हैं। तो अपने ऑप्शन में देखें तो पहला ऑप्शन आ रहा है वी नॉट स्क्वायर पॉन 2 म्यू जी, जिसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो म्यू यहां गिवन था। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बॉडी ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद ए वेलोसिटी दिस।
ये कोई बॉडी है वो इस मास की इस स्पीड से मूव कर रही है, वो क्या करती है, हिट है स्प्रिंग, किसी स्प्रिंग को क्या करती है, हिट करती है, जो क्या है फिक्स एट द अदर एंड, दूसरे सिरे पर वो फिक्स है स्प्रिंग, और उसका ऑफ फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट की आपको ये वैल्यू दे रखी है 1000 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, एंड कम टू रेस्ट आफ्टर, ठीक है। आगे पूछ रहा है कंप्रेसिंग दी क्या स्प्रिंग, स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगा, ठीक है। तो अपने को कैलकुलेट क्या करना है, द कंप्रेशन ऑफ क्या स्प्रिंग। तो मैं इसका डायग्राम बनाता हूं, जैसे मान लो मेरे पास इस तरीके से यहां कोई स्प्रिंग है, ये यहां स्प्रिंग है, और स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपको दे रखी है 1000 न्यूटन पर मीटर। यहां एक बॉडी थी इस प्रकार से जो आ रही थी, इसका मास कितना था 0.1, इसकी वेलोसिटी आपको गिवन है, वो दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करेगी, जब ये बॉडी से स्प्रिंग से कोलिजन करेगी, इसको हिट करेगी, तो स्प्रिंग इस प्रकार से क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो अपने यहां स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो जाएगा वो कैलकुलेट करना है। तो एक छोटा सा यहां कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इस बॉडी के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, वो अपने एनर्जी कंजर्वेशन लॉ यहां यूज करेंगे, ऊर्जा संरक्षण नियम। इस ब्लॉक या बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी किसको ट्रांसफर करेगी, स्प्रिंग को, और जब स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा तो स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो आप यहां पर क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अपने यूज करेंगे यहां पर कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी किसको ट्रांसफर होगी, स्प्रिंग को, किस फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और स्प्रिंग यहां कंप्रेस हो जाएगा। और आपको यह भी पता है अपने पास कि स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, और उस ब्लॉक या बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ से क्या हो गया, हाफ कैंसिल हो चुका है, एक्स यहां स्प्रिंग में कंप्रेशन है जो कैलकुलेट करना है, सो एक्स का फॉर्मूला बन चुका है रूट में एम वी स्क्वायर पॉन के। डाटा पुट करते हैं अपने, एम मास ऑफ द ब्लॉक कितना है हमारे पास 0.1 है, वेलोसिटी ऑफ क्या ब्लॉक वो दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1000। इसको अपने कैलकुलेट करते हैं, तो यहां से अपने पॉइंट हटाएंगे तो यहां हमारे पास 10 आ गया। अब तो इसका कैलकुलेशन है, तो ये वैल्यू बन चुकी है रूट में 1/100, दैट इज 1/10, दैट इज 0.1, ठीक है। सारा काम एम के चल रहा है, तो ये वैल्यू किस में आ जाएगी, मीटर में। सो स्प्रिंग में जो कंप्रेशन आएगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.1 मीटर आ जाएगी। तो देखें अपने इसमें ऑप्शन, पहला 0.01, दूसरा क्या है 0.1, ये स्प्रिंग में कंप्रेशन होगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, ये भी एक थ्योरेटिकल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो मैं यहां मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ जो हीट होता है इसके बारे में 2-3 पॉइंट बता रहा हूं, अर्थात उष्मा का यांत्रिक जो तुल्यांक होता है जे, ये क्या होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, उष्मा का जो यांत्रिक तुल्यांक जे होता है ये एक रूपांतरण गुणांक होता है, एक कन्वर्जिंग फैक्टर होता है, ये कन्वर्जिंग फैक्टर, रूपांतरण गुणांक कन्वर्जिंग फैक्टर। और इसकी जो यूनिट होती है इसका मात्रक, वो हमारे पास होता है जूल पर कैलोरी, ये इसकी है यूनिट। बट इसकी जो वीमा नहीं होती, ये कैसी क्वांटिटी होती है हमारे पास, वीमाहीन, डायमेंशनलेस। ध्यान रखना ये भी तीनों पॉइंट अच्छे इंपॉर्टेंट है कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ जो हीट जिसको जे से डिनोट करते हैं, एक कन्वर्जिंग फैक्टर है, रूपांतरण गुणांक है, यूनिट जूल पर कैलोरी होती है, वीमा डायमेंशन इसकी नहीं होती। तो अपने चेक करें कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट के जो हीट है उस जे के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। तो देखें अपने पास तीसरा ऑप्शन देखो, एक कन्वर्जन फैक्टर। तो बिल्कुल
अपने पास मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ जो हीट होता है एक कैसा गुणांक होता है, परिवर्तन गुणांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी निकाय को, सिस्टम को इतनी जो हीट है 35 जूल और निकाय द्वारा, सिस्टम द्वारा किया गया वर्क है -15 जूल, तो आपको क्या बताना है, आंतरिक ऊर्जा में, इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा। तो आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि किसी निकाय को दी गई हीट, किसी भी सिस्टम को जब हीट देते हैं तो वो वैल्यू अपने प्लस में लेते हैं जो कितनी है 35 जूल है। और क्या दे रखा है, निकाय द्वारा किया गया कार्य, ठीक है। तो आपको किया गया कार्य जो उसकी वैल्यू दे रखी है -15 जूल दे रखी है। आपसे पूछा है कि इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज होगा, दैट इज चेंज इन, आपको इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो यहां देखो तीनों में एक रिलेशन होता है, उसे कहते हैं अपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आपने पढ़ा होगा। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट इज फ्लोट, उष्मागतिकी का प्रथम नियम। उष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है, इसके बारे में आप एक चीज और ध्यान रख सकते हैं, ये ऊर्जा संरक्षण पर बेस्ड होता है। ये एनर्जी कंजर्वेशन पर क्या होगा, बेस्ड होता है। और क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ फ्लोट, किसी भी निकाय को दी गई हीट चेंज इन इंटरनल प्लस वर्क डन के इक्वल होती है। तो यहां अपने वैल्यू पुट करें, हीट कितनी दी अपने प्लस का 35 जूल, चेंज इन इंटरनल कैलकुलेट करना है, वर्क डन कितना है माइनस का 15 जूल, उधर लेके जाएंगे तो चेंज इन इंटरनल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास क्या 50 जूल। अगर वैल्यू प्लस में आ जाए सो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, माइनस में आ जाए सो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आंसर आ चुका है 50 जूल, ऑप्शन नंबर इसके अंदर 4th हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, दो डिफरेंट मेटल ए और बी के कोई आयताकार टुकड़े, रेक्टेंगुलर कोई भी हमारे पास ब्लॉक या बॉडी है की लंबाई, लेंथ और एरिया जो है वो सेम है, ठीक है। अपने पास इन्हें क्रॉस सेक्शन एरिया के अकॉर्डिंग स्पर्श करते हुए उनको साथ में रखा जाता है। ए के एक सिरे पर टेम्परेचर 100 डिग्री है, बी के दूसरे सिरे पर टेम्परेचर 0 डिग्री है, ठीक है। और क्या कह रहा है, स्थायी अवस्था में हमारे पास क्या है, जो इनके बीच का जंक्शन होता है संधि, उसका क्या करो, टेम्परेचर कैलकुलेट करो। तो एक मैं छोटा सा फॉर्मूला बता रहा हूं यहां, जैसे मान लो दो इस प्रकार से कोई भी क्या हो ब्लॉक हो, ठीक है। यहां पर अपने पास ब्लॉक ले रखे हैं ए और बी, आयताकार है, रेक्टेंगुलर। ये ब्लॉक ए है, ये उसी साइज का, उसी एरिया का, उसी लेंथ का ब्लॉक क्या है, बी है। इस सिरे पर जो टेम्परेचर है वो आपको दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, इसको मैंने θ1 लेट कर लिया। बी ब्लॉक के दूसरे सिरे पर जो टेम्परेचर है θ2, वो हमारे पास कितना है 0 डिग्री है। ये दोनों का क्या है, जंक्शन है, संधि जिसको कहते हैं अपने, ये जंक्शन है, ठीक है। आपको यहां जंक्शन का क्या करना है, टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। तो एक फॉर्मूला छोटा सा ध्यान रखना, अगर ये दोनों सेम साइज लेंथ के इस प्रकार के ब्लॉक हो तो जंक्शन का टेम्परेचर कैलकुलेट करना हो, टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, तो उसका एक फॉर्मूला होता है θ0 इक्वल, वो होता है K1 θ1 प्लस K2 θ2 अपॉन K1 प्लस K2। ये टेम्परेचर ऑफ जंक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। अब K1 K2 क्या होते हैं, तो K1 K2 ध्यान रखना, यहां पर जो ये ब्लॉक या छड़े वगैरह है उसके उष्मीय चालकता गुणांक होते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट। और आपको एक गिवन है यहां पर कि रोड जो है उनका थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट का जो रेशियो है दैट इज K1 और K2 का रेशियो 1 क्या है 3 है। K1 K2 क्या है, तो K1 K2 अपने पास ध्यान रखना, ये होता है थर्मल कंडक्टिविटी कोएफिशिएंट ऑफ रोड।
छड़ों का उष्मीय चालकता गुणांक, तो ये वैल्यू अपने यहां पुट करते हैं। वैसे इसकी वैल्यू रेशियो में डायरेक्ट पुट कर देंगे अपने को, कैंसिल हो जाएगा। पहली रोड का थर्मल कनेक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू 1 इनटू उसके सिरे पर टेम्परेचर कितना 100 प्लस दूसरी रोड का थर्मल कनेक्टिविटी कोएफिशिएंट कितना है 3 है, उसके सिरे पर टेम्परेचर कितना है 0 अपॉन दोनों जो रोड हैं उनके थर्मल कनेक्टिविटी कोएफिशिएंट उष्मीय चालकता गुणांक का सम, जो क्या हो जाएगा 1 + 3। तो ये टर्म्स तो क्या होगी 0, तो 100 अपॉन 4 दैट इज कितना 25 डिग्री सेल्सियस। ये आ चुका है टेम्परेचर एट जंक्शन, जहां दोनों एक दूसरे को स्पर्श किए हुए हैं उसे जंक्शन कहते हैं, उस पर ये टेम्परेचर होगा। बस आपको यहां पर ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि कब अपने पास इसको यूज करते हैं, जब दोनों की डायमेंशन विमाएं क्या हो सेम हो, तब ये फॉर्मूला होता है टेम्परेचर ऑफ जंक्शन का कैलकुलेट करने का। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, द इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव इज गिवन बाय। एक ट्रांसवर्स वेव की इक्वेशन गिवन है। उससे पहले आप एक चीज ध्यान रखना, एक वेव की जो इक्वेशन होती है वो होती है ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। ये एक वेव की इक्वेशन होती है। आप क्या करना है, जो क्वेश्चन में इक्वेशन दी होगी उसको इस स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन में साइन के साथ कुछ भी नहीं है, जबकि क्वेश्चन में ऑलमोस्टली क्या करता है बाहर साइन के साथ कुछ दे देता है, इसको पहले अपने अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या दे रखा है आपको इक्वेशन प्रश्न के अंदर, y = 10 sin पाई, यहां दे रखा है 0.01x -2t, ये है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, बाहर आपको क्या दे रखा है पाई दे रखा है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करने से पहले पाई को अपने अंदर लेके चलते हैं, तब इक्वेशन क्या बनेगी, y = 10 sin 0.01 पाई x -2 पाई t। अब अपने जब कंपेयर करेंगे तो जो इसमें हमारे पास ध्यान रखना, आपसे पूछ रहा है इट्स फ्रीक्वेंसी, इसकी आवृत्ति कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। आप ध्यान रखना, जो टाइम का कोएफिशिएंट होता है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है, कोणीय आवृत्ति। तो यहां टाइम का इक्वेशन ओमेगा है, कंपेयर करेंगे तो यहां टाइम की इक्वेशन क्या आ रही है 2 पाई। तो ओमेगा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2 पाई आ गई। ओमेगा को अपने क्या पुट करेंगे 2 पाई n इक्वल क्या आ गया 2 पाई। 2 पाई से 2 पाई, 100 फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव हमारे पास कितनी आ गई 1। अब बात करते हैं अपने पास क्या है, फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट क्या आ जाएगी हर्ट्ज आ जाएगी। तो आवृत्ति जो है तरंग की वो क्या आ चुकी है 1 हर्ट्ज। बस ध्यान रखना है स्टैंडर्ड इक्वेशन में पहले इसको कन्वर्ट करना है, पाई वगैरह जो भी कुछ वैल्यू होगी उसको अपने अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। और ऑप्शन नंबर देखें तो इसका 1 सेकेंड इनवर्स, हर्ट्ज को अपने सेकेंड इनवर्स भी कह सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू वेव। दो वेव की इंटेंसिटी जो I1 और I2 से लिखते हैं उसका रेशियो दे रखा है 9:1। ठीक है, पोस्ट कह रहा है दे आर प्रोड्यूस इंटरफेरेंस कर रही है, व्यतिकरण कर रही हैं। आपको कैलकुलेट क्या करना है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। तो आपको पता होगा जब दो वेव का इंटरफेरेंस होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है रूट में I1 + I2 का होल स्क्वायर, ये तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। मिनिमम इंटेंसिटी होती है रूट में I1 - I2 का होल स्क्वायर, ये मिनिमम इंटेंसिटी है। I1 I2 जो वेव इंटरफेरेंस कर रही है उनकी इंटेंसिटी है, तो उसकी वैल्यू आपको दे रखी है 9:1 में। ठीक है, तो रूट में +1, इसको अपने कैलकुलेट करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। ऊपर आ चुका है यहाँ 3 + 1 4 स्क्वायर करेंगे हमारे पास, नीचे हमारे पास हो जाएगा 3 - 1 2 का स्क्वायर कितना 4। सो अपने पास रेशियो आ गया 4:1। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारे पास
थर्ड करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक 25 वाट और 220 वोल्ट का बल्ब और एक 100 वाट और 220 वोल्ट का बल्ब। देखो इस प्रकार से दो बल्ब दे रखे हैं। पहला बल्ब जो है वो 25 वाट का है, दूसरा बल्ब है वो 100 वाट का है। ठीक है, आगे क्या करा, इन दोनों को 220 वोल्ट की सप्लाई के साथ सीरीज में जोड़ दिया। इसको सीरीज में जोड़ दिया और जो पावर सप्लाई हमारे पास जो दे रखी है वो हमारे पास कितने की है, 220 वोल्ट की। ये हमारे पास है पावर सप्लाई 220 वोल्ट की। आगे क्या कह रहे हैं, कौन सा बल्ब ज्यादा ब्राइट करेगा, कौन सा बल्ब ज्यादा चमकेगा। तो जो ब्राइटनेस होती है वो किस बात पर डिपेंड करती है, ब्राइटनेस डिपेंड करेगी कि दोनों बल्ब में से कौन सा बल्ब पावर को ज्यादा कंज्यूम करेगा, इस बात पर ब्राइटनेस डिपेंड करेगी। ठीक है, दोनों बल्ब में से कौन सा बल्ब ज्यादा पावर को कंज्यूम कर रहा है उस पर डिपेंड करती है इनकी ब्राइटनेस। तो एक छोटा सा अपने यहां कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो सीरीज में दोनों बल्ब में क्या होती है, करंट सेम होती है। तो मैं यहां पर निकालना चाहता हूं क्या, कंज्यूम पावर, बल्बों पर व्यय शक्ति, बल्बों पर व्यय शक्ति। तो बल्ब पर व्यय शक्ति के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे आई स्क्वायर इंटू आर। ये मैंने क्यों यूज किया, वैसे पावर के तीन फॉर्मूले होते हैं, P बराबर वी आई भी होता है, आई स्क्वायर आर भी होता है, वी स्क्वायर पॉन आर भी होता है। हमें ये पता है कि सीरीज में दोनों में करंट सेम होगी, सो मैंने करंट वाला फॉर्मूला यूज किया। तो करंट दोनों में क्या है हमारे पास, सेम है। सो बल्बों के द्वारा कंज्यूम पावर है वो इनके रेजिस्टेंस के होती है इनवर्सली। अगर आपको ध्यान हो तो कभी भी आपको किसी बल्ब का प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है वी आर स्क्वायर पॉन पी आर। वी आर जो होती है ये बल्ब की रेटेड वोल्टेज है और पी आर बल्ब की पावर है जो आपको दे रखी है। तो यहां से देखना रेजिस्टेंस है वो पावर के, इनकी जो रेटेड पावर है उसके इनवर्सली है। तो आप इसी चीज को क्या कर सकते हो, ये हमारे पास जो बल्ब का क्या है रेजिस्टेंस है, इसको इनवर्सली लिख सकते हैं बल्ब की रेटेड पावर के। ये बल्ब के द्वारा है कंज्यूम पावर, और कंज्यूम पावर के ही डायरेक्टली बल्ब की क्या होती है, ब्राइटनेस होती है, चमक होती है। तो यहां से एक रिजल्ट ये निकला, वो ज्यादा ब्राइट करेगा जिसकी पावर क्या होगी, कम होगी। तो आप इसको डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि सीरीज में क्या होता है, इन सीरीज में क्या होगा, वो ज्यादा ब्राइट करेगा जिसकी पावर क्या होगी, कम होगी। तो सीरीज में क्या कहेंगे अपने, वो बल्ब ज्यादा चमकेगा जिसकी पावर कम होगी। ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। अगर बहुत सारे बल्ब दे रखे हो उनको सीरीज में जोड़ रखा हो, आपसे पूछे कौन सा ज्यादा चमकेगा, ब्राइट करेगा, तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं वो ज्यादा ब्राइट करेगा जिसकी पावर क्या होगी, कम होगी, जिसकी पावर हमारे पास कम होगी। तो देखें अपने पास कम किसकी है, 20 वाट वाला पहले बल्ब की है। इसका 20 वाट वाला बल्ब क्या करेगा, ज्यादा ग्लो करेगा, उसकी चमक जो है ज्यादा आएगी। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी 25। सो आंसर क्या आ जाएगा, 25 वाट वाला बल्ब। ठीक है, ये पॉइंट आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। ठीक है, सीरीज में क्या होता है, कम वाट वाला ज्यादा चमकता है और पैरेलल में ज्यादा वाट वाला ज्यादा चमकता है। ये दो पॉइंट आप नोट आउट करके रखना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 40 ओम रेजिस्टेंस के किसी हीटर को, कोई हीटर है जो कितना है, 40 ओम रेजिस्टेंस का है, उसको 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के किसी एसी सोर्स से, देखो ये कोई एसी सोर्स है जो 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज है, इससे जोड़ा जाता है। पूछ क्या रहा है कि वो जो एलिमेंट है उसमें फ्लो जो करंट है उसका शिखर मान बताओ, पीक वैल्यू कितनी होगी।
पीक वैल्यू चाहिए। मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाता हूं। इस प्रकार से कोई हीटर है, ये हीटर का रेजिस्टेंस हो गया। आप लोगों ने इसके साथ कनेक्ट किया एक एसी सोर्स को, जिसकी वोल्टेज कितनी है 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति कितनी है 50 हर्ट्ज। तो एक चीज ध्यान रखना, जो क्वेश्चन में गिवन डाटा होता है वो उस वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू दी होती है। तो पहला बात तो ये नोट करना है अपने को, जो प्रश्न में डाटा दिया होगा वो वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू होगी। ठीक बात है। इसका जो रेजिस्टेंस है वो आपको क्या दे रखा है 40 ओम दे रखा है। पूछ क्या रहा है कि बताओ इस एलिमेंट में जो करंट फ्लो होगी उसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, शिखर मान। देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, V इक्वल आई आर, आई की वैल्यू क्या आ गई V अपॉन आर। अगर आपको करंट की पीक वैल्यू चाहिए, सो पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट, अगर आपको करंट की पीक वैल्यू चाहिए या आई नोट से लिखते हैं इसको, तो सामने वोल्टेज की भी हम क्या करेंगे पीक वैल्यू ही पुट करेंगे। और वोल्टेज की पीक वैल्यू कैसे निकालें, क्वेश्चन में तो कौन सी वैल्यू दे रखी है आरएमएस वैल्यू दे रखी है, क्योंकि गिवन जो डाटा होता है वो आरएमएस की फॉर्म में होता है। तो आपको ये पता है वी आरएमएस इक्वल होता है वी नॉट पॉन √2। सो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी √2 इंटू वी आरएमएस। ये वी नॉट और वी आरएमएस में रिलेशन होता है, तो मैं इस वी नॉट को क्या पुट कर दूंगा, क्योंकि अगर करंट की पीक चाहिए तो वोल्टेज की भी पीक रखेंगे। तो इसकी वैल्यू आ गई √2 इंटू वी आरएमएस अपॉन रेजिस्टेंस आर। √2 वी आरएमएस की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है 200 वोल्ट, वैसे जनरली तो 220 होती है, अपॉन रेजिस्टेंस हमारे पास कितना दे रखा है 40 दे रखा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहां तो इसकी वैल्यू आ चुकी है 5√2 एम्पियर। ये करंट की कौन सी वैल्यू आ चुकी है, पीक वैल्यू आ चुकी है। सो आंसर देखें 5√2, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न एक डायरेक्ट सीधा फॉर्मूला बेस्ड सीधा अपने कॉन्सेप्ट सा है। क्या कह रहा है, एच हाइट का कोई आदमी को अपना जो इमेज है वो मिरर में देखने के लिए कम से कम किस हाइट के मिरर का यूज करना पड़ेगा। तो आपने ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, कोई भी एच हाइट का कोई ऑब्जेक्ट है उसका आप चाहते हो अपने पास उसकी इमेज बनाना, तो मिनिमम जो कम से कम होता है h/2 साइज का मिरर यूज करना पड़ता है। तो ये एक डायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया कि कोई भी अपने पास ऑब्जेक्ट हो जिसकी लेंथ कितनी हो h हो, आप चाहते हो कि उसकी कंप्लीट क्या बने इमेज बने, तो कम से कम जो मिरर लिया जाएगा वो h/2 साइज का होना चाहिए। ये जनरल साइंस में भी क्वेश्चन आता है अपने पास। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इफ एल जो है वो कला शब्द लंबाई है, दैट इज लेंथ है, एल तो लेंथ की फॉर्म है, एंड सी जो है वो लाइट की क्या है स्पीड है। तो आपको एक तो लेंथ दे रखी है, लेंथ हमारे पास एल है, स्पीड जो आपको है वो दे रखी है सी। पूछ क्या रहा है अपने पास, तो कलास्बद्ध टाइम कितना होगा, दैट इज आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है टाइम की पूछ रहा है, टाइम। तो ये तो एक जनरली सा क्वेश्चन हो गया। टाइम देखो आप इसको विमा और मात्रक से भी कर सकते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन से। चारों ऑप्शन में चेक कर लो कौन सा ऑप्शन टाइम बन रहा है। वैसे टाइम हमें ये पता है, टाइम क्या होगी डिस्टेंस अर्थात लेंथ अर्थात एल अपॉन स्पीड, स्पीड मतलब सी। तो टाइम जो होता है वो एल अपॉन सी होगा। तो ऑप्शन से देखे इसमें कौन सा आ रहा है सेकंड आ रहा है। अगर ऑप्शन से देखे अपने मात्रक विमा का कॉन्सेप्ट यूज करके, तो स्पीड को जब लेंथ से करोगे, स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, लेंथ की क्या है तो ये तो क्या बन गया मीटर स्क्वायर पॉन सेकंड, अर्थात ये तो टाइम नहीं बना। तीसरे ऑप्शन में चलते हैं, सी है स्पीड, स्पीड अर्थात मीटर पर सेकंड, एल है यहां लेंथ मीटर से मीटर, तो ये बन रहा है 1/सेकंड, ये टाइम का उल्टा बन रहा है। चौथे ऑप्शन में देखते हैं तो 1/,
एल की होगी मीटर, इसकी होगी मीटर पर सेकंड, तो ये बन चुका है सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर, ये भी टाइम नहीं बन रहा। ये ऑप्शन देखते हैं, एल की हो जाएगी लेंथ की मीटर, स्पीड की हो जाएगी मीटर पर सेकंड, मीटर से मीटर इसको ऊपर लेके जाएंगे अर्थात क्या सेकंड, सेकंड अर्थात अपने चेक कर लिया कि कौन से ऑप्शन में टाइम बन रहा है, तो टाइम यहां पर कौन से फॉर्म में बन रहा है, सेकंड फॉर्म में। तो इस प्रकार से अपने कुछ इंपॉर्टेंट किए क्वेश्चन किए। इसी के साथ थैंक यू।